नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। किदाम्बी श्रीकांत पहुंचे मैड्रिड मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही साई प्रणीत को दी शिकस्त। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा रूस और बेलारूस के एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वापसी के लिए सिफारिश के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आना जारी। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने आईओसी के फैसले को शर्मनाक बताया। महिलाओं की चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की टीम रोमा को हराकर अंतिम 4 में पहुंची। वहीं बायर्न म्यूनिख को 2-0 से हराने के बाद आर्सेनल भी पहुंची सेमीफाइनल में। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीना। इजराइल के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर उठे राजनीतिक विवाद के बाद लिया गया ये फैसला। बाली ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से कर दिया था इनकार। खबरें विस्तार से। मैड्रिड मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैड्रिड मास्टर्स में महिला एकल वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कल स्विट्जरलैंड की जे स्टेडलमैन को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की की। स्टेडलमैन के खिलाफ कल खेले गए इस मुकाबले को पीवी सिंधु ने 21-10, 21-14 से अपने नाम किया। आज होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मैच में सिंधु का सामना इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी के साथ होगा। भारत की मालविका बंसोड भी आज महिला एकल वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। अंतिम 16 में मालविका का सामना स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। मैड्रिड मास्टर्स के पुरुष युगल वर्ग में आज भारत के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलती नजर आएगी। राउंड ऑफ 16 में भारतीय जोड़ी का सामना जापान की सुंतारो मिज़ाकी और हारुया निशिदा की जोड़ी से होगा। आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है। एक बार फिर से खेल प्रेमियों के सर चढ़कर बोलेगा फटाफट क्रिकेट और सितारों से सजी टीमों के बीच होगा जोरदार घमासान। हाल ही में संपन्न हुई डब्ल्यूपीएल के सफल आयोजन के बाद सभी को बेसब्री से इंतजार था आईपीएल के 2023 सीजन का। दिल्ली की टीम एक बार फिर से तैयार है, लेकिन वो ऋषभ पंत को इस सीजन में जरूर मिस करेगी। साथ ही कैसी होगी फिरोजशाह कोटला में खेल प्रेमियों के लिए सुविधाएं और धोनी की दीवानगी कितनी कायम है, इन तमाम मुद्दों पर डीडीसीए के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और किस तरह से तैयारियां हैं दिल्ली की और यहां पर भी कुछ मुकाबले खेले जाएंगे, इस पर बात करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी राजन मनचंदा जी से। मनचंदा सर, एक बार फिर से आईपीएल के लिए दिल्ली तैयार है और फुल फ्लैश हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, मैच में अच्छा क्राउड देखा। आईपीएल में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, सबसे पहले मैं बीसीसीआई को थैंक्स करूँगा कि डब्ल्यूपीएल की जो लीग सक्सेसफुल लीग हुई है और फाइनल के अंदर 20,000 से ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था, उसकी सक्सेस के बाद मुझे लगता है इस पर बम्पर सेल जो है आईपीएल की तैयारी में है। अभी से टिकट्स की ये डिमांड है कि ऑलमोस्ट स्टेडियम पूरा फुल बिक चुका है और पहले मैच के नहीं आगे आने वाले मैचों की बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बार सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो और हम पे प्रेशर कम आए। बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक हो, लेकिन अगर दिल्ली मेजबानी कर रहा है, दिल्ली प्रैक्टिस भी कर रही है, ऋषभ पंत को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, इंजरी से कितना रिकवर हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? कई प्लेयर जाकर के उनसे मिल करके भी आए हैं, उनका हालचाल लेके आए कि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो आने वाला दिल्ली का क्राउड पुलर है और ऋषभ पंत स्वभाव से और हर चीज़ों से इतना अच्छा लड़का है वो। हम सब यही प्रे करें कि आईपीएल नहीं तो दिल्ली रणजी तो वो खेले और नेक्स्ट आईपीएल में
सक्सेसफुल तरीके से दिल्ली को लीड करें। इस बार वार्नर कप्तानी करेंगे, शेन वॉटसन खुद टीम के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह का दिल्ली का माहौल देखते हैं? काफ़ी स्टेबल टीम दिखती है, मजबूत टीम दिखती है। देखिए दिल्ली काफ़ी दिनों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं पर्सनली देख भी रहा हूँ। काफ़ी मिक्स टीम है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी अच्छा है और बॉलिंग अटैक मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर से भी ज़्यादा अच्छा है। तो और सबसे ज़्यादा मुझे जो मैंने 3-4 दिनों में बात देखा यहाँ पे, जो बच्चों के अंदर इंथो है फील्डिंग में, वो शायद मैंने पहले कभी आज तक नहीं देखा। क्योंकि कल भी मैं मैच देख रहा था और जो उनका स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है फील्डिंग के मामले में। तो मनचंदा साहब, एक और अगर हम टीम की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी का जो अभी भी ऑरा है वो बना हुआ है। भले उन्होंने ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, लेकिन आईपीएल में उनकी दीवानगी अभी भी छाई हुई है। देखिए सचिन जी के बाद धोनी एक ऐसा प्लेयर है जो रिटायरमेंट के बाद भी खेल रहा है। तो शायद धोनी को पसंद करने वाले, सचिन जी के मुकाबले बराबर आने वाले, धोनी शांत स्वभाव का है इसलिए लोग उसको पसंद भी करते हैं और धोनी एक क्राउड पुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा मैच देखने को मिलेगा और जल्दी शुरुआत होने वाली है, तो देखेंगे दिल्ली का दिल कैसे धड़केगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए और कितना मज़ा आने वाला है आईपीएल में, ये भी दिखाएंगे आपको लाइव कवरेज के साथ साथ बताएंगे कि और क्या कुछ आईपीएल में इस बार निकलेगा। डब्ल्यूपीएल का निश्चित तौर पर एक बार शानदार आगाज़ हुआ और शानदार समापन, अब मेंस की बारी है। कैमरामैन सिडोगरा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली। बात करते हैं क्रिकेट की। बांग्लादेश ने बुधवार को सीरीज के दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड को 77 रन से हराकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। बारिश के खलल के कारण 17 ओवर के इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज लिटन दास ने 41 गेंद में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 83 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान शाकिब अल हसन ने 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए। लिटन ने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया, जो बांग्लादेश के किसी बल्लेबाज का सबसे तेज टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक है। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। खेल जगत की कुछ अहम खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य इकाइयों और हॉकी अकादमियों को 11,000 से अधिक हॉकी स्टिक और 3300 से अधिक हॉकी गेंदों सहित अन्य हॉकी सामग्री और महत्वपूर्ण सुरक्षा सामग्री वितरित करेगा। हॉकी इंडिया द्वारा ये पहल पूरे देश में हॉकी के विकास के लिए उठाया गया एक कदम है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि इस पहल से देश में उभरते हुए हॉकी के खिलाड़ियों के लिए इस खेल को सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को 50 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की। शर्मा ने कहा कि बोर्गोहेन पहली असमी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है और अब विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने इंडोनेशिया से पुरुष अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है। इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए फीफा ने कहा कि फीफा ने मौजूदा परिस्थितियों के कारण फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के मेजबानी के रूप में इंडोनेशिया को हटाने का फैसला किया है। फीफा ने अपने बयान में कहा कि पुरुष अंडर 20 विश्व कप के लिए जल्द ही एक नए मेजबान की घोषणा की जाएगी। हालांकि फीफा ने अभी तक टूर्नामेंट की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनर वनेंदु हसरंगा को पीछे छोड़ दिया। राशिद को ये रैंकिंग शारजाह में पाकिस्तान पर 2-1 से सीरीज जीत के बाद हासिल हुई है। अफगान टीम ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई टी20 सीरीज जीती है। इस सीरीज में अफगानी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और इसका इनाम उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी मिला है। इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने मियामी ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सिनर ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में फिनलैंड को 6-3, 6-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मियामी ओपन के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रूस के 27 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव आज कोर्ट पर उतरेंगे। क्वार्टर फाइनल में मेदवेदेव का सामना अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टोफर यूबैंक से होगा। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी आरेना साबालेंका को मियामी ओपन क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा। साबालेंका को अंतिम 8 में रोमानियाई खिलाड़ी सोराना क्रिस्टिया के हाथों 6-6, 4-6, 4-6 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा रूस और बेलारूस के एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वापसी के लिए सिफारिश के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने आईओसी के इस फैसले को शर्मनाक बताया है। दुर्भाग्य से आईओसी ने निर्णय लिया है कि रूसी बेलारूसी एथलीटों को तटस्थ रूप में देखा जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बिना राज्य के? इस मुद्दे पर यह दृष्टिकोण क्या है कि वे इन एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन कर सकते हैं? हम यहाँ इसका बहुत कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि ये इस क्रूर युद्ध की आदत डालने और दूसरों को इसकी आदत डालने की दिशा में एक कदम है, जिसे रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शुरू किया है। निश्चित तौर पर हम अपने खिलाड़ियों को वापस नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम देशों का गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। और यही मैंने खेल मंत्री को निर्देश दिया कि वे आईओसी से एक मजबूत आवाज के साथ मिलकर इस गलत और खराब फैसले को वापस लेने की मांग करें। तैराकी में सिंगापुर नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली माना पटेल पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला तैराक है। माना ने कहा कि सिंगापुर नेशनल चैंपियनशिप में उनका लक्ष्य पदक जीतना नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खुद को आंकना था। मैंने 50 मीटर्स और 100 मीटर्स बैक स्ट्रोक में 2 सिल्वर मेडल जीता। मेडल जीतना मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल ये था कि पहला रेस है ये सीजन का, तो आई वांटेड टू सी वेयर आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ माय टाइमिंग्स एंड वांटेड टू know how to make any corrections in my race and how to adjust my training going forward. पेरिस ओलंपिक को लेकर तैयारियों पर माना ने कहा कि पेरिस ओलंपिक से पहले उनका लक्ष्य एशियन गेम्स है, जिसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगी। I believe in short-term goals, and I always like taking baby steps. Although next year is an Olympic year, but my larger goal for this year is to perform well at the Asian Games, to perform well at the qualifiers, so I can enter into the Asian Games with a faster time. And I think this is the strongest I have been in the last couple of years in terms of physical strength and mental strength. And I also think that there's so much more to give. I have a lot of room for improvement, and I'm ready to give it my 100% this year and do us all proud at the Asian Games, hopefully. बार्सिलोना ने बुधवार को क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में रोमा को 5-1 से हराकर लगातार 5वें साल महिला चैंपियंस लीग के अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। बार्सिलोना ने एग्रीगेट स्कोर 6-1 से जीत हासिल की। अब बार्सिलोना अप्रैल में होने वाले सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन लियोन या चेल्सी का सामना करेगी। वहीं लंदन के एमिरेट्स स्टेडियम में खेले गए महिला चैंपियंस लीग के दूसरे क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में बायर्न म्यूनिख को 2-0 से हराने के बाद आर्सेनल भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहले चरण में 1-0 की हार के बाद आर्सेनल ने बायर्न म्यूनिख की 14 मैच के जीत के सिलसिले को तोड़ते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। आर्सेनल सेमीफाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन या वोल्सबर्ग से खेलेगी। हर्वे रेनार्ड ने सऊदी अरब के फुटबॉल कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि वो इस साल होने वाले महिला विश्व कप से पहले फ्रांस की महिला टीम की कमान संभाल सके। 54 वर्षीय रेनार्ड को जुलाई 2019 में सऊदी अरब के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने पिछले साल कतर में विश्व कप में अंतिम विजेता अर्जेंटीना पर 2-1 से प्रसिद्ध जीत के लिए सऊदी टीम का मार्गदर्शन किया था। सऊदी अरब अगले साल की शुरुआत में कतर में होने वाली महाद्वीपीय चैंपियनशिप में अपना चौथा एशियाई कप जीतने की कोशिश करेगा। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है। इजराइल के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मचे राजनीतिक विवाद के बाद फीफा को यह फैसला लेना पड़ा। दरअसल बाली ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है। इजराइल के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर उठे राजनीतिक विवाद के चलते फीफा ने यह फैसला किया है।
प्रतियोगिता शुरू होने से सिर्फ 8 हफ्ते पहले इंडोनेशिया से मेजबानी का अधिकार छीना गया है। दरअसल इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने प्रतियोगिता का ड्रॉ रद्द कर दिया था क्योंकि बाली ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। दोहा में इंडोनेशिया फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और फीफा के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। konsistensi, posisi politik luar negeri. मैं गारंटी देता हूं कि इजराइल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का हमारी फिलिस्तीन के प्रति विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन के लिए हमारा समर्थन हमेशा से मजबूत रहा है। अंडर 20 विश्व कप की बात करें तो हम इंडोनेशिया में फिलिस्तीन के राजदूत के उस बयान के साथ सहमत हैं कि फीफा के नियमों का उनके सदस्यों को पालन करना होता है। खेल और राजनीति मसलों को मिलाना नहीं चाहिए। Jadi फीफा ने कहा है कि जल्दी ही एक नए मेजबान की घोषणा की जाएगी। फिलहाल टूर्नामेंट की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इसके बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। terhadap keikutsertaan tim फिलहाल फीफा जानता है कि इजराइल की राष्ट्रीय टीम को हिस्सा लेने से मना कर दिया गया है। सरकार और फुटबॉल संघ समाधान खोजने में जुटे हैं। हमने फुटबॉल संघ के अध्यक्ष को फीफा की टीम से मिलने के लिए भेजा है ताकि उचित समाधान खोजा जा सके। Untuk itu saya telah mengutus जकार्ता के निवासियों ने फीफा के मेजबानी छीनने के फैसले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसले राजनीति से प्रभावित नहीं होने चाहिए। Jadi di piala apapun kita udah nggak bisa. Sedangkan yang ये दुख की बात है कि ये बच्चे फीफा द्वारा आयोजित एक बड़े टूर्नामेंट को नहीं देख पाएंगे। जो उम्रदराज लोग इजराइल के खेलने से नाखुश हैं, उन्हें बच्चों के फुटबॉल के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। nggak senang sama Israel. Kan reaksi dari इंडोनेशिया के विभिन्न समुदायों द्वारा इजराइल के खेलने का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल को राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। di dalam kancah olahraga Kita menyangkutkan soal agama dengan हमें खेल के साथ धर्म और राजनीति को मिलाने की क्या जरूरत है? अगर फीफा ने इसे रोका तो उन्हें किसी भी व्यक्ति या देश को फुटबॉल से दूर रखने का अधिकार मिल जाएगा। satu orang, satu bangsa, satu negara. इजराइल ने पिछले साल जून में पहली बार अंडर 20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। टूर्नामेंट के ग्रुप्स के आधिकारिक ड्रॉ में इजराइल को शामिल किए जाने का बाली में विरोध किया गया था। इस प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों को हिस्सा लेना था। ये प्रतियोगिता इंडोनेशिया के 6 शहरों में खेली जानी थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। हाल ही में खत्म हुई तीरंदाजी की एशिया कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित इवेंट में पदक जीतने वाली दिल्ली की तीरंदाज प्रगति अब अपना अगला लक्ष्य एशियन गेम्स को मानकर चल रही हैं। दिल्ली की इस होनहार तीरंदाज का मानना है कि देश ने तीरंदाजी के खेल में काफी उन्नति की है। यही वजह है कि इस खेल से भी विश्व पटल पर पदक की आस बढ़ी है। दिल्ली की तीरंदाज प्रगति से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कंपाउंड यानी आर्चरी के कंपाउंड, मिक्स्ड और इंडिविजुअल तीनों में मेडल की झड़ी लगाई है। इनका नाम प्रगति है। आइए इनसे बात करते हैं। प्रगति, आपकी एशिया कप स्टेज 1 में जबरदस्त प्रगति हुई, आपने तीनों में मेडल की झड़ी लगा दी। कैसे देखती हैं अपनी इस सफलता को? बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे तीनों इवेंट पे मेडल था। बाकी पिछली बार मेरा मिक्स टीम रह गया था। इस बार मुझे पक्का था कि मेरे को लेके जाना है, मैं पूरा बेस्ट करके आऊँगी। बाकी मेरे साथ मेरे कोच थे, वहाँ पे सपोर्ट किया पूरा। हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडिविजुअल में तो समझा जा सकता है कि आपके आपने अपने आप को मजबूत बनाया, लेकिन जब मिक्स्ड में उतरते हैं या फिर अगर बात करें टीम इवेंट में उतरते हैं तो साथी खिलाड़ियों के साथ भी एक तालमेल बनाकर चलना पड़ता है, तो उसको किस तरह से पूरा वर्कआउट किया? सो वी प्रैक्टिस बिफोर। हम लोग पहले सोनीपत में कैंप लगा होता है, वहाँ पे हमारे साथ संजीवा सर होते हैं। उन्होंने हमारे प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए पहले से करा रखी थी। हमारी 4 लोगों की टीम जाती है, उसमें हर पॉसिबिलिटी हमारे ट्राई करा रखी थी कि किसके साथ भी किसी की भी टीम बनेगी तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे वहाँ पे। अच्छा, ये इवेंट चीनी ताइपे में हुआ था, तो वहाँ की कंडीशंस में मेडल जीतना या कहीं पे भी जब बाहर आप जाते हैं तो क्लाइमेट के साथ अपने आप को अकोमोडेट करना और क्लाइमेट के साथ अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से डालना कितना चैलेंजिंग हो जाता है वहाँ से फिर मेडल लेके आना? सर, जब मेंटली प्रिपेयर हो तो चैलेंजेस इतने बड़े लगते नहीं हैं। बाकी वहाँ पे मॉइस्चर हवा थी, काफ़ी विंड थी वहाँ पे, पर एडजस्टिंग था, हमने कर लिया और हमने मेडल जीत लिया। सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे क्या था? हवा थी, परिस्थितियाँ थी, या फिर कोई आपको लगता है कि कोई ऐसी टीम भी थी जिसके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे आपके लिए? सबसे ज़्यादा विंड थी मेरे हिसाब से,
क्योंकि ओपोनेंट को देखना मैंने छोड़ दिया था काफ़ी पहले कि ओपोनेंट कौन है, मैं खुद से के साथ फाइट खेलूंगी हमेशा। आपकी अपनी बात करें तो आपने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन जब कोविड आया था तो आप खुद कोविड का शिकार हुई थी, उसके बाद आपको ब्रेन हैमरेज भी हुआ था, तो उन सब चीज़ों से निकलने में कितना समय लगा और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसने निभाई? मैं एक्चुअली घर में ही थी तब, मैं बेहोश हो गई थी, मेरे को लेके गए तो फटाफट मैक्स हॉस्पिटल मेरे फादर, वहाँ पे पता चला कि मेरे को ब्रेन हैमरेज हुआ है। काफ़ी टाइम से मेरे को हेडेक रहता था, कई साल पहले से हेडेक रहता था, पर तब तक मेरे को यही डिटेक्ट हुआ था कि माइग्रेन है, पर वो बाद में पता चला इट वॉज ब्रेन हैमरेज। उसके बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, काफ़ी टाइम फ्यू डेज़ में वेंटिलेटर पे थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आईसीयू में आई थी, फिर 2 न्यूरो सर्जरीज हुई वहाँ पर, और मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे ऐसा था कि पता चल रहा हो कि मैं ठीक होके वापस आने के चांसेस में हूँ, किसी भी टाइम कैसे भी हो जाता था। 2 सर्जरीज हुई, पहली होके आई थी, अभी मैं वार्ड में आई थी, अभी 1 या 2 दिन पूरे हुए होंगे तो मेरे को वापस आईसीयू में लेके गया था। इन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प किस ओर से हुई? खेलो इंडिया में बहुत हेल्प मिली मुझे, गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी, बाकी अर्जुन मुंडा सर ने मेरे को बहुत हेल्प करी थी, और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूरी सपोर्ट में खड़ी थी। पूरे आर्चरी में सारे प्लेयर्स मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत प्रेयर्स मिली, भगवान ने साथ दिया। आपने खेलो इंडिया की बात की, तो खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखती हैं? खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट खेलो इंडिया था तब से पार्टिसिपेट किया है उसमें। मैं एक्चुअली पुणे में हुआ था खेलो इंडिया, तब मैं 4th रैंक पर थी, वहाँ से इंटरनेशनल भी भेजा था उन्होंने, मैं उनमें से एक थी जाने वालों में से। बाकी वहाँ पे खेलो इंडिया काफ़ी अच्छा स्कीम में कंटिन्यूस रही हूँ मैं, अभी भी चल रही हूँ। खेलो इंडिया के जो कंपटीशन का जो लेवल है उसको कैसे देखती हैं आप? काफ़ी अच्छा लेवल है, वहाँ पे सब लोग तैयार होकर आते हैं अपने हिसाब से कि सब अपना बेस्ट करेंगे, वहाँ पे कंपटीशन अच्छा मिलता है वहाँ पे। प्रगति का अगला टारगेट क्या है? एशियन गेम्स है मेरा अगला टारगेट। लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ एशिया कप स्टेज 2 भी है। हाँ, स्टेज 2 है, मैं उसके लिए मैं एशियन गेम्स की प्रिपरेशन को तरह उसको साथ में खेलती हूँ। उम्मीद यही करेंगे कि आप यहाँ की सफलता को एशियन गेम्स में भी दोहराएं। तो ये हैं प्रगति, जिन्होंने आर्चरी की दुनिया में अपने नाम को एक नई पहचान दी है और तेजी से आर्चरी की दुनिया में उभरता नाम बनकर के सामने आई हैं, और जिनका लक्ष्य जो है वो एशियन गेम्स में एक बार फिर से मेडल की जो कहना चाहिए जो कामना है उसको पूरा करना है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करना तथा प्रदेश में विंटर गेम्स, राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देना था। चिनाब नदी की उफनती धारा पर रोमांच पैदा कर रही ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां राज्य स्तरीय व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करना तथा प्रदेश में विंटर गेम्स, राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देना था। आयोजकों का भी मानना है कि राज्य में चिनाब नदी वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर विकल्प है, जिसमें आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लोग जम्मू से लेके, रियासी से लेके, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह सब जगह से आए थे। दिस हैज गिवन अस कॉन्फिडेंस कि आने वाले दिनों में, महीनों में, जब चनाब अप्रोप्रिएट होगा राफ्टिंग के लिए, वी कैन होल्ड अ बिग इवेंट। व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के युवाओं का भी उत्साह देखने को मिला। युवाओं का भी मानना है कि इस प्रकार के आयोजन से जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूटी लेवल कंपटीशन था यहाँ पे डोडा में, और आशा है कि आगे भी नेशनल चैंपियनशिप तक यहाँ पे होनी चाहिए। अभी तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए थे और हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया यहाँ पे आके। सर, जैसे ये फर्स्ट टाइम जो है डोडा में यूटी लेवल की एक चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें हमारे अलग अलग जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट से जो है टीम्स आई हुई है, और 5 से 6 टीमें हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए आई हुई है। तो जो हमने अभी रोज पार्टिसिपेट हुई, एक मैराथन भी था और भी कैटेगरीज के होते, लेकिन अभी सिर्फ मैराथन ही था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का।
राफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे प्रतिभागी बेहद रोमांचित नजर आए। प्रतियोगिता के बाद विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का खेल आयोजन युवाओं को न सिर्फ खेलों से जोड़ेगा, बल्कि राज्य में खेलों के विकास को एक नया आयाम भी देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।